नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start section 56, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पर जाइए। अब ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, अब केवल बहुत आसान काम रह गया। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इंग्लिश लॉ में मिलेगी, इंडियन लॉ में कहाँ मिलती है? सेक्शन 56 में मिलती है। यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा आपके इसमें। हाँ साहब, व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल। क्या क्या इम्पॉसिबल हो गई? परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। when the performance of the contract becomes impossible। क्यों? because of supervening event। supervening event यानी कि जिस इवेंट पर आपका कोई कंट्रोल ना हो। तब क्या होता है जब ऐसी सिचुएशन हो? when this is the situation, what is situation? performance of the contract, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल, कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। और क्यों नहीं किया जा सकता भाई? बिकॉज ऑफ सुपर विनिंग इवेंट। इस शब्द को याद कर लेना। सुपर विनिंग इवेंट मतलब एक ऐसा इवेंट जिस पर आपका कोई कंट्रोल ना हो, बियॉन्ड योर कंट्रोल हो। तब क्या होता है? तब ये होता है। कॉन्सिक्वेंस क्या है? पर्पज। इन शब्दों को पकड़ के रखना। पर्पज, कौन सा पर्पज? विच द पार्टीज हैव इन माइंड, दिस पर्पज इज फ्रस्ट्रेटेड। ये पर्पज फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो उद्देश्य विफल हो जाता है। तो जब परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हुई, उद्देश्य विफल हो गया। कौन सा उद्देश्य? जो कि संविदा के पक्षकारों के मस्तिष्क में था उस समय। दैट इज फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेट हो गया। और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रोमिसर को उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम दैट। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अंडर द इंग्लिश लॉ। इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये पहले भी समझाए थे, अब मैंने थोड़ा सा दूसरे लफ्जों में आपके पास एक तरीके से आ गई है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन? मैंने आपको ये समझाया कि जब परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हुई, नंबर 1 परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल, नंबर 2 ऑब्जेक्ट फ्रस्ट्रेटेड, नंबर 3 प्रोमिसर एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस। 3 बातें आ गई। इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस, फ्रस्ट्रेटेड, प्रोमिसर एक्सक्यूज्ड। सिंपल, हाँ है ना? आई समझ बात? कम ऑन। इसी से भागते भागते केस पकड़ लीजिए। प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से निकल ना जाए। देखो मेरी स्लाइड से। द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वॉज एक्सप्लेन्ड बाय मुखर्जी जज पी फॉर प्रीलिम्स। कौन से जज साहब ने एक्सप्लेन किया था और कौन से केस में? सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीरम के केस में सुप्रीम कोर्ट में। इंडिया में इस जो पहला केस है इसका, वो है सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीरम का। और यहां से क्वेश्चन आपसे आता है, कौन से जज साहब ने एक्सप्लेन किया था? मुखर्जी साहब ने किया था। यहां से भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट सत्यव्रत वर्सेस मुगनीरम कर लेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट सत्यव्रत मुखर्जी जज सत्यव्रत, ऐसे रट लीजिए। प्रीलिम्स में काम आएगा, मेंस में तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको इसमें। तो उन्होंने अपने शब्दों में समझाया। कैसे समझाया इसको? ये समझ लीजिए। उन मुखर्जी साहब ने कैसे समझाया। देखो बात वही है, लेकिन मैं उनके शब्दों को क्यों समझा रहा हूं कि शायद यहां से आपके दिमाग में और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए, और हो सकता है कोई लाइन यहीं से मिल जाए आपके एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रहे वो। और अच्छा है एक बार ढंग से पढ़ ले तो हम लोग। क्या कहते हैं ये साहब? ये द असेंशियल आइडिया कौन सा? अपॉन विच द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज बेस्ड। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का आधार क्या है? दैट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, दैट इज व्हाट द
इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उनका कहना था कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पर आधारित है। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का जो बेस है, जो आधार है, वो है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, असंभवता, यही इसका बेस है। और ये जो टर्म है इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन, ये दोनों इंटरचेंजेबल एक्सप्रेशंस हैं। वेदर यू से इम्पॉसिबल, तक अगर या तो आप कहें कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल, या आप कहें कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेशन और इम्पॉसिबिलिटी इस संदर्भ में इंटरचेंजेबल टर्म से मिल एक दूसरे के एक्सचेंज में इनको यूज किया जा सकता है, ये लिंक्ड है आपस में। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को आप ऐसे कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी भी कह दीजिए, इनका कहना है मुखर्जी साहब का, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी से ही डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन निकलती है, उसका आधार है वो। तो ये कहना था जस्टिस मुखर्जी का, ठीक है। और वो वही बात है, बस उन खास बात इन्होंने ये कही कि जो ये बात थी, देखो, व्हेन द चेंज सर्कमस्टेंसेस मेक द परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल, सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई, पार्टीज आर एब्सॉल्व्ड फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस। देखो ये जो फ्रेज है ना, इसको ध्यान से पढ़ो, एब्सॉल्व्ड फ्रॉम द फर्दर परफॉर्मेंस, इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कि जैसे ही इंपॉसिबल हुआ परफॉर्मेंस, पार्टीज आर एब्सॉल्व्ड फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस, यानी कि डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट हो गई। लेकिन क्यों होता है? ये जो लाइन है, ये कातिल लाइन है, क्या है? एज दे डिड नॉट प्रॉमिस टू परफॉर्म एन इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि उन्होंने किसी असंभवता को परफॉर्म करने का प्रॉमिस नहीं किया था। दे आर एब्सॉल्व्ड। भैया हमने कोई असंभव काम करने के लिए थोड़ी प्रॉमिस किए थे, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वी आर एब्सॉल्व्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज वी डिड नॉट प्रॉमिस टू परफॉर्म इम्पॉसिबिलिटी, हमने असंभव कार्य को करने के लिए प्रॉमिस नहीं किया था। अब क्योंकि असंभव हो गया, हमारा काम खत्म। वी आर नो मोर रिस्पॉन्सिबल इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये किन साहब ने कहा? मुखर्जी जज साहब के शब्द हैं ये। तो आई बिलीव अब हम यहां से कीवर्ड्स पिक कर लेंगे, इन बातों को ध्यान में रखेंगे माइंड में। इट इज एनफ। देखिए, मेंस एग्जाम में जो आज मैं छोटी जो बात डिस्कस करना चाह रहा हूं, उस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, और इससे आपके तमाम तरह के कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। अभी तक का रिकॉर्ड ये है, मेरा अपना रिकॉर्ड, मेरा अपना एक्सपीरियंस, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जिन्होंने पास किया और जो लगातार फेल हो रहे हैं, मैं सभी के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। मेंस एग्जाम में आप फेल इसलिए नहीं होंगे कि आपने बहुत लेटेस्ट केसेस को नहीं लिखा है, आप लेटेस्ट केस लॉज को उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए हैं, इस वजह से किसी का भी मेंस फेल नहीं होता है। मेंस फेल क्यों होता है? नंबर 1, मेंस इसलिए फेल होता है क्योंकि उन्होंने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। They did not attempt all the questions of the mains. हर पेपर में वो 20, 30, 20, 30 मार्क्स का वो छोड़ करके आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा साइज जो है वो अनअटेम्प्टेड रह जाता है, इसलिए उनके मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो छूटा क्यों? मेंस के क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है, प्रीलिम्स में हो सकता है उतनी एक्यूरेसी से प्रिडिक्टेबल ना हो, लेकिन मेंस में कुछ ही टॉपिक्स, कुछ ही खास पॉकेट से मेंस से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आइडिया हम लोग लगा लेते हैं हमेशा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से। आप किसी भी स्टेट का मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर देखिए। सपोज कीजिए आपको कॉन्ट्रैक्ट देखना हो कि कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, तो सबको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी पॉकेट से उसने शॉर्ट नोट पूछता है, कौन कौन सी पॉकेट से वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, और कहाँ से वो प्रॉब्लम पूछता है। हम उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। वहां दिक्कत क्या आती है, स्टूडेंट क्या है कि उसके दिमाग में हमेशा प्रीलिम्स छाया रहता है,
कि बस समझ लिया और मैं उस पर टिक कराऊंगा। अरे भाई चलो प्रीलिम्स में तो काम चल जाएगा एक बार को, हालांकि वहां भी प्रीलिम्स रिस्की हो जाता है, लेकिन मेंस में काम चलता है जब आपने याद किया हो, आपको प्रोविजन याद हो, आपको केस लॉ का नाम याद हो, वहां पर आपको याद होता नहीं है। जैसे मान लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, अब या ये आप केस लॉ का नाम भूल गए आप, है ना, मुगनिरम का केस भूल गए आप, ये अब वहां पे करेंगे इन ए लीडिंग केस, व्हाट इज दिस, है ना। आप मोहरी बीबी केस का नाम ही भूल गए उसमें माइनर के केस में। तो वहां पर ऐसी ऐसी गलतियों की वजह से मेंस पे स्टूडेंट वापस आते हैं। मेरी आपको एडवाइस ये है कि जो नोट्स आपको दे दिए गए हैं या जितने वीडियोस में पढ़ा चुका हूं आपको, आप मुझसे ये इंश्योर कर दीजिए कि जितना आपने पढ़ाया है, जितने नोट्स आपने दे दिए हैं, उसमें से हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। यू विल बी द जज, आप जज बन जाएंगे। तो कोशिश आप ये करो कि जितना आपको पढ़ा दिया गया है उस पर हमारी कितनी मास्टरी है, हम उसको कितना अच्छे तरीके से याद कर चुके हैं, हम उसको कितना लिख सकते हैं, लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। और अल्टीमेटली आपको इंटरव्यू बोर्ड में बैठना है। अगर आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, राइट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द माइनर्स एग्रीमेंट, इस तरह के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अगर पूछ लें तो आप खुद से पूछो कि क्या आप एक्सप्लेन करने की स्थिति में हो। अगर आप इंटरव्यू तक का सोचो कि इसी कॉन्सेप्ट को मुझे इंटरव्यू के लिए भी तैयार तो करना है, तो जब आप ये सोचोगे सामने व्यक्ति बैठा होगा और अगर मुझे इसको समझाना होगा, उस डिग्री की क्लैरिटी आज लेके चलोगे तो प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। हम क्या सोचते हैं प्रीलिम्स करना है, जैसा भी एक मैडम ने कहा, ममता जी ने कहा कि मुझे समझ में तो आ गया लेकिन याद नहीं करना, याद नहीं हो रहा, तो इंटरव्यू कैसे करेंगे। अभी आपको लगता है प्रीलिम्स में काम चल जाएगा, चलिए 4 ऑप्शंस होंगे तो शायद याद आ जाए, लेकिन हाउ विल यू अपीयर इन मेंस, हाउ विल यू आंसर इन इंटरव्यू। तो मेंस का सीधा सच्ची ट्रिक है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर देखे, वहां से हमें नेचर ऑफ क्वेश्चंस का पता चलता है, कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, कितने अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है, वहां से हमें यह आइडिया लगता है। सेकंड आइडिया हमें लगता है पॉकेट्स का, इंपॉर्टेंट पॉकेट्स का। थर्ड आइडिया लगता है कि हमें हमारे पास टाइम कितना होता है, टाइम कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। 3 घंटे का पेपर है, उस पेपर में मुझे इतने क्वेश्चंस लिखने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, मिड क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, तो मेरे पास टाइम कितने मिनट का लिखने का है। तो आपको पता चलेगा यार 5 मिनट में शॉर्ट नोट खत्म करना है, 10 मिनट के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन खत्म करना है, तो ज्यादा स्कोप ही नहीं है। क्वेश्चन इतनी बड़ी लेंथ, टाइम कम, रिक्वायरमेंट क्या आएगी दिमाग में कि भाई रटा होना चाहिए इस तरीके से, वहां पे हाथ रुकना नहीं चाहिए। अगर हाथ रुकेगा तो स्पीड रुक जाएगी, फिर हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों चीजों का आइडिया आपको जिस दिन हो गया, आपका जो वे ऑफ प्रिपरेशन है वो चेंज हो जाएगा। फिर आपको वो वैल्यू समझ में आ जाएगी कि क्यों बहुत ज्यादा रिवीजन जरूरत है, कि जब आप लिखने बैठे तो 3 घंटे आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, आप लगातार लिख रहे हैं, आप क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ते याद, आपको याद आ रहा है और सारे पॉइंट्स आप लाइन से लिखते जा रहे हैं। फिर मेंस में केवल एक ही बात आ जाती है जो इसके बाद में रहती है, वो है आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर्स। वो मैं बहुत समझा चुका, वीडियोस अवेलेबल हैं, और उसके बाद में जब आप अपना कॉपी चेक कराना चाहेंगे तो उसको भी चेक करके आपके हिसाब से क्या आपने कहाँ गलती की ये समझाई जा सकती है। तो इन 4 बातों को आप लोग ध्यान रख लेंगे, आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, आई बिलीव आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।